जब पता चला कि हमारे चाचाओं ने 2010 में सितंबर ने अक्टूबर का महीना होगा, मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्होंने चेंज ऑफ नेम करवाया है। प्रॉपर्टी फ्रॉड तरीके से बगैर हमारे इन्फॉर्म किए उन्होंने अपने नाम पे करवाई है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आज लेते हैं एक मुलाकात एक पीड़ित परिवार जो 5 मत परिसर में रहते हैं, बाटिया चौक की तरफ। एक पीड़ित परिवार है जिसके भाइयों ने ही उनको लूटा। क्या प्रकरण हुआ उनके फैमिली के साथ में और उनके बीच में, क्या झगड़ा, क्यों उनको लूटा गया। आइए लेते एक मुलाकात ललित शर्मा जी के साथ और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या उनके साथ घटना घटी। नमस्ते। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा जैकी भाई का, क्योंकि इन्होंने इनके सब चैनल्स में देखता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर एक चीज़ के लिए। तो जो मेरी भावना है, जो मेरी फीलिंग्स है, वो मैं आप सभी के सामने रखना ज़रूर चाहूँगा कि जैसे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई या चीटिंग हुई या फ्रॉड हुआ, जो हमारे चाचाओं ने और हमारे कज़िन्स भाइयों ने किया, तो आज जनता अगर इस बात के लिए जागरूक होती है और ये हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये सारी जो फीलिंग्स जो हम आपके साथ सामने रख रहे हैं, तो आपको भी पता चलेगा कि ऐसा भी होता है कि आगे चल के कहीं आप न शिकार हो इस चीज़ से। सही है। और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। मैंने कम्युनिकेट यूएमसी के साथ काफ़ी की थी, लेकिन वहाँ पर भी। कौन से साल की घटना है ये? एक्चुअली मैं 2014 से कम्युनिकेट करते आ रहा हूँ और मैंने ऑब्जेक्शन डाला है, यूएमसी में भी डाला है, एसडीओ में भी डाला है, तहसीलदार में डाला, सिटी सर्वे में भी डाला है। क्योंकि हमको जब पता चला कि हमारे चाचाओं ने 2010 में सितंबर ने अक्टूबर का महीना होगा, मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्होंने चेंज ऑफ नेम करवाया है। प्रॉपर्टी फ्रॉड तरीके से बगैर हमारे इन्फॉर्म किए उन्होंने अपने नाम पे करवाई है। क्योंकि देखिए 5 भाई साथ में रहते थे, तो पांचों भाई का उस प्रॉपर्टी पे एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 19। कमिश्नर साहब, एक और उदाहरण आपके टैक्स डिपार्टमेंट का ध्यान रखिएगा। जी, मैं ये कमिश्नर साहब के सामने ये बात ज़रूर रखना चाहूँगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत हमारा जो हिस्सा बनता है उस प्रॉपर्टी में, तो वो प्रॉपर्टी का हमको हिस्सा नहीं दिया गया और बगैर हमें बताए उस प्रॉपर्टी को चेंज ऑफ नेम करके फ्रॉड तरीके से बेचा गया। तो वो जो प्रॉपर्टी बेची गई उस पे हम लोग ने ऑब्जेक्शन डाला 2014 में। 2010 में मुझे पता चला, तो हम लोगों ने अपने भाइयों से, कज़न से, चाचाओं से जो डिस्कशन की कि ये आपने कैसे कदम उठाया, तो उस वक्त उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास विल है, रजिस्टर्ड विल है। जो कि रजिस्टर्ड विल उन्होंने पेश की, वो हमको भी एफिडेविट था इस बात का कि वो कैंसिल है विल, वो विल कैंसिल की गई थी। तो वो विल किसके तरफ से बनी हुई थी? वो विल बनाई थी, इन्होंने बोला कि मेरी दादी ने बनाई, जबकि मेरी दादी पढ़ी लिखी तो थी नहीं। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात 1987 की बात है, वो विल 1987 की है। उस वक्त मेरी दादी मेंटली सिक थी। तो आपको पता है एज पर द लॉ ऑफ द विल, सिक आदमी विल नहीं बना सकता। अगर आपको विल बनाना चाहिए तो यू शुड बी वेरी साउंड बाय फिजिकली और मेंटली। तो जिस इंसान को पता ही नहीं है, आप उसकी विल कैसे बना रहे हो? या मतलब इसमें आपका कुछ दिमाग है,
आपका कोई स्वार्थ है? अच्छा, आपने विल बनाई तो विल का रूल है कि उसको प्रोबेट होना चाहिए। एज पर द रूल उसको आप प्रोबेट कीजिए, कोर्ट से परमिशन लीजिए। तीसरी बात, आप हमसे एनओसी लीजिए। अगर आपने हमको हिस्सा दिया है तो हमारा एनओसी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, चौथी बात, एज पर द रूल ऑफ द सेक्शन 44 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो आपको पार्टीशन डीड बनानी चाहिए। अगर आप 5 भाई आप साथ में रह रहे हो एक प्रॉपर्टी में, तो आपको पार्टीशन डीड बना के आपको उधर दिखाना चाहिए। देखिए, जब ये आपकी प्रॉपर्टी को चेंज ऑफ नेम किया गया जी तो आप जब महानगर पालिका गए थे, जी, वहाँ पर आपकी किसके साथ मुलाकात हुई और वहाँ पे क्या वाकया हुआ? मैं 2014 में मैंने डॉक्यूमेंट्स जो डाले थे एज़ पर द गाइडेंस, मेरे जो सीनियर्स फ्रेंड्स हैं, लॉयर्स हैं, तो मैंने वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स यूएमसी में, एसडीओ, सिटी सर्वे सब में डाले, लेकिन वहाँ पर तो कुछ सुनवाई हुई नहीं। उसके बाद फिर 2021 में भी डाले। ऐसे हर बार मैं उनको इंटीमेट देता रहा कि मेरा उसमें शेयर है, प्लीज़ बगैर हमारे इजाज़त के इस प्रॉपर्टी का कुछ भी काम होना नहीं चाहिए, ना प्लान पास होना चाहिए, ना टैक्स में नाम चेंज होना चाहिए, और ना ही इसके ऊपर कुछ भी होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस यू मस्ट इन्फॉर्म अस कि क्या है, वॉट एवर, अगर कोई डिसीजन इस प्रॉपर्टी को कोई परचेसर आता है तो पहले हमको बताया जाए। तो प्रॉपर्टी बिक गई क्या? प्रॉपर्टी अभी बिकी है और किसी एक बिल्डर ने परचेस किया है, और उस बिल्डर ने जिसने परचेस किया है उसको भी हमने। जो चेंज ऑफ नेम हुआ, ये बेचने के पहले हुआ या बेचने के बाद? चेंज ऑफ नेम बेचने के पहले हुआ, 2015 में दिसंबर। और बिकी कभी प्रॉपर्टी बिकी है अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर 2020 में, कोरोना के पीरियड के टाइम में। आपको पता होगा कोरोना के पीरियड में काफ़ी सरकार ने डिस्काउंट्स रखे थे सेल्स वगैरह, तो काफ़ी लोगों ने प्रॉपर्टियाँ भी परचेस की एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो शायद हो सकता है उस टाइम में कुछ ये फ्रॉड केस ये सब हमारे साथ हुआ है, तो मुझे अवेयरनेस आया, तो मेरे भाई, मेरी मम्मी, अधिकारियों के पास भी अच्छा टाइम था फ्रॉड करने का, अच्छा टाइम था बहुत। उन्होंने उस टाइम का मौका उठाया और मौके पे चौका भी मार दिया। अभी इस प्रॉपर्टी के अंदर आपके तरफ से कितने हिस्सेदार हैं? इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है टोटल अगर देखा जाए तो 5 हिस्सेदार हैं। मेरे जो 4 चाचा हैं और एक मेरे पापा थे। मेरे पापा की डेथ हो गई 2013 में। तो हमने अपने चाचाओं को संपर्क किया कि आपने ये जो प्रॉपर्टी बेची तो हमको हिस्सा क्यों नहीं दिया, हमको क्यों नहीं बताया। तो हम यहाँ तो हमारा जो 1/5 शेयर हमारा ज़मीन है हमको वापस चाहिए। अगर आप देखो, एज़ पर द रूल ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट में अगर 5 हिस्सेदार है और उसमें एक अगर एग्री नहीं होता है तो बाकी 4 है, तो तुम 4 जने पहले उससे परमिशन लो कि वो प्रॉपर्टी तुम खरीद रहे हो क्या, तुम्हें चाहिए क्या। अगर नहीं तो मेरी लिखत उनके पास होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं मैं राजी खुशी मैं ये चाहता हूँ कि भले आप प्रॉपर्टी सेल करो। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमारा लिखत में उनके पास है ही नहीं। अभी मैं हूँ, मेरा छोटा भाई नवीन शर्मा है, मेरी 2 बहनें हैं, मेरी मम्मी हैं, तो हमारा तो कोई एनओसी है ही नहीं। तो जब हमारा एनओसी है ही नहीं तो ये कैसे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अभी हम 4th जनरेशन में आ गए। हाँ, अभी हम फोर्थ एज पर द रूल आपको जितनी जनरेशन आ रही तो उन सब से आपको एनओसी चाहिए। तो हमारी एनओसी है ही नहीं। यस, तो हमारी वो एनओसी है ही नहीं, तो हाउ यू आर सेलिंग द प्रॉपर्टी। अभी मैडम जो ललित शर्मा जी की सिस्टर है, इनका भी हक है उस प्रॉपर्टी के अंदर। इनसे पूछते हैं कि मैडम क्या घटना घटी जब ये सब हुई बातें, तो आपके पास भी ये बातें आपके कान तक आई होगी। आप इस विषय में क्या कहेंगे? मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रॉपर्टी को वो लोग हक से, मेरे जो चाचा और कज़िन्स हैं जिनका नाम है बसंत शर्मा, वासु शर्मा, मेरे कज़िन्स महेश शर्मा, जो भी हैं, वो जिस हक से उस प्रॉपर्टी को अपना बता रहे हैं, हालांकि वो प्रॉपर्टी है ही मेरे फादर की, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बनवाई ही मेरे पापा ने थी। उस टाइम पे जब हम बिल्कुल छोटे थे, हम चारों भाई बहन, उस टाइम पे मेरे पापा जब काम से होकर आते थे तब जो भी वहाँ पे वर्कर्स रहते थे वो वर्कर्स को मेरे पापा पे करते थे। ये जो भी 1 फ्लोर बना था आगे, कहीं ना कहीं आपके पापा की मेहनत की कमाई
पूरा बिल्कुल को इन्होंने खाने का प्रयास किया। बिल्कुल पूरा, मतलब वो लोग, मेरे जो चाचा थे वो वेट करते थे मेरे पापा के आने का, और जैसे ही मेरे पापा काम से घर एंटर होते थे और मेरे पापा का नाम लेके कहते थे कि वर्कर्स लोग बैठे हैं, इनको पैसे दे दे तो ये घर जाए। मैडम, अभी जैसे आपने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी जो बीच की प्रॉपर्टी थी, यानी इसमें आपका भी हिस्सा था, आपके चचेरे भाइयों का भी हिस्सा था, तो इसने जब आपके चचेरे भाइयों ने अपने नाम पे करवाया, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? महानगर पालिका हुई या एसडीओ हुआ या तो सिटी सर्वे हुआ, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, वहाँ पर आपके साथ क्या हुआ रहेगा? हर जगह हमने ऑब्जेक्शन दिया। 2014 में भी हम चारों ब्रदर सिस्टर्स ने मिलके ऑब्जेक्शन दिया कि या इनको जो भी है प्रॉपर्टी आगे चेंज ऑफ नेम वगैरह, जैसे अभी मेरे बड़े भाई ने बताया, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने सारे ऑब्जेक्शंस डालने के बावजूद भी हमें कोई जस्टिस नहीं मिला। कैसे इन्होंने चेंज ऑफ नेम कर लिया, सब कुछ कर लिया, और आज ही हमें ही मैडम वो पैसों से तो आप पूरा शहर अपने नाम पे करा सकते हो। बिल्कुल, बस यही बात है, शायद कहीं ना कहीं यही चीज़ हुई है। और अभी एट प्रेजेंट वो लोग हमें ही कह रहे हैं कि आप अपने चाचा लोगों से बात कीजिए। जो बिल्डर हैं उनसे जब हमारी बात होती तो वो कहते हैं चाचा से बात कीजिए। ठीक है, चाचा लोगों से भी बात जारी है। तो उन्होंने गलत तरीके से पेपर बनाए, हाँ, ऊपर फिर आप ही लोग जाके अपने चाचा से बात करें। जी, ये बिल्डर का क्या वास्ता बीच में बोलने का? क्योंकि हमने बिल्डर से कहा ठीक है हम हमारे चाचा से बात कर लेंगे, लेकिन आप हमें हमारी एनओसी शो कीजिए। कहीं आपके पास हम में से किसी की भी, मेरी मदर जो इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल ओनर है, जैसे कि मेरे पापा के बाद तो जो भी हक है मेरी मदर का है, हम उसके बच्चे हैं तभी ये हम फाइट कर पा रहे हैं। तो मेरी मदर की भी एनओसी नहीं है उनके पास, तो वो किस हक से बोल रहे हैं कि आपका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। अभी जैसे लतीश जी, अभी वो प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी आज शहर के अंदर? देखिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे भी अच्छे दोस्त थे, बिल्डर थे, जिन्होंने मुझे ये 2019 में मुझे बोला था कि अगर आप लोग सब राज़ी खुशी एनओसी देते हो तो मैं उस वक्त तो उन्होंने कुछ 9.5-10 करोड़ के आसपास मुझे बोला था। हाँ, तो अभी कोरोना के टाइम में आपको मालूम है क्या सिचुएशन थी और कैसे था, और मेरे चाचा लोग को भी पता था कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले जो पीक टाइम था तभी तो बहुत ज़्यादा था, और इनको उम्मीद थी कि भाई अगर आज की तुलना करें, जैसे आज देखा जाए कि आज शहर के अंदर आज प्रॉपर्टी वैल्यू थोड़ी डाउन हो चुकी है, आज के तारीख में उनका कितना आप आकलन करें, कितने की उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए आपके हिसाब से? मुझे ऐसा पता चला कि इनका सौदा कुछ 7-8 करोड़ के 7-8 करोड़ के बीच में हुआ है। तो मैं अपने चाचा को बोला तो वो मेरे सामने तो मुंह खोल ही नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे पास जो भी बात होगी मालूम पड़ेगा तो ही मैं बोलूँगा। और आप देख सकते हैं ये हम लोग ने न्यूज़पेपर में भी डाला था, और ये 2014 से पहले न्यूज़ में डाला था, न्यूज़पेपर में, कि हम लोग का ऐसे हिस्सेदार है, इस प्रॉपर्टी को कोई भी खरीदने और बेचने से पहले इन नंबरों पे संपर्क करें। और इसमें मेरा और मेरे भाई का, मेरी मम्मी का नाम भी है इस पेपर में, नंबर भी है। और ये देखिए पेपर, ये 2014 में हम लोग ने सिटी सर्वे में डाला था, जिसमें हम लोग ने सब ऑब्जेक्शन लेटर लिखा है, और ये वहाँ के रजिस्ट्रार की लिखत हैंडराइटिंग है, जहाँ पर ये हमारे साइड में साइन भी है कि ये उनका लिखा है कि भाई वो वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हियरिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है खुले रूप में कि जब तक मिली भगत नहीं है सरकारी बाबुओं से, तब तक ये ऐसा कांड हो ही नहीं सकता है। तो क्या ये जो अधिकारी जो बाहर से आते हैं ना, तो ये लोग यहाँ पे खाली कमाने आते हैं और कुछ नहीं करने आते हैं, अपने पैसे लो, कोई भी काम कर दो, ये नहीं सोचते कि भाई हम जिसका काम करने जा रहे हैं गलत, तो उसके पीछे जो उसके जो सही हकदार है उनको इस बात का कितना बड़ा असर पड़ेगा। जाते जाते एक छोटा सा सवाल, अभी 5 नंबर परिसर में बैठा हूँ तो ऐसी एक सवाल आ गया दिमाग के अंदर। एक नेता बड़ी अकड़ से घूमता है, समझता है कि मेरे जैसा कोई नेता ही नहीं, ऐसे अकड़े घूमता है। उसको अगर मुंडी भी घुमानी होती है तो ऐसे अपने आप को पूरा घुमा डालता है, लेकिन मुंडी ऐसे नहीं घुमा सकता है, इतना अकड़। उसको लगता है कि भैया मैं तो चुना हुआ हूँ। इस बार हम बताने जाएंगे कि जो आपने कारनामे किए ना पिछले 5 सालों में, 2017 से 2022 तक, हम एक एक करके उजागर करेंगे लोगों के सामने। वो कौन सा वो नेता है जिसने अपने वार्ड में
टीयर गटरों से भरमार वसूली और कोई भी सेवा काम नहीं। कौन है वो नेता? कमेंट बॉक्स में ज़रूर नाम लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।